हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं जिसका नाम है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। चलिए आइए देख लेते हैं कौन सा हमारा टॉपिक है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। किसकी बात करेंगे? भारत का स्वतंत्रता भारत का स्वतंत्रता संघर्ष की बात करने जा रहे हैं हम। भारत की स्वतंत्रता संघर्ष की बात करेंगे हम, ठीक है। चलिए आइए बात कर लेते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। देखो, अगर भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में हमें जानना है तो हम सबसे पहले इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। 3 भागों में हम ऐसे समझेंगे इसको कि देखो, जो स्वतंत्रता संघर्ष का जो पहला चरण था, ठीक, या दूसरा चरण था या फिर तीसरा चरण था, तीनों में अलग अलग तरीके से सुधार किए गए। जैसे पहले चरण में, पहला चरण कब से कब तक था देख लीजिए। प्रथम चरण, ठीक, 1885 से 1905, ठीक। इसके बीच में क्या हुआ? देखो, प्रथम चरण में सबसे पहली बात जो है कि इस समय क्या हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुआ। इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, हमें ये चीजें देखना है। इसमें क्या था, स्वराज का जो लक्ष्य था, ठीक, देश को आज़ाद कराने का लक्ष्य ये निश्चित नहीं था। इसका जो उद्देश्य था, प्रथम चरण का उद्देश्य था स्वतंत्रता संग्राम के लिए, ठीक है। 3 चरणों की बात हम कर रहे हैं, उसी में से जो पहला चरण है इसमें ये बताया गया है कि जो, ठीक, कि इस आंदोलन को शुरू करने का कोई लक्ष्य नहीं था, ना ही इस आंदोलन को शुरू करने का कोई उद्देश्य था। इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? इसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो बुद्धिजीवी मध्यम वर्गीय लोग कर रहे थे। मतलब कि बिना हिंसा किए हुए ही उस समय के कार्यों में थोड़ा सा सुधार करवाना इनका प्रमुख लक्ष्य था। जैसे धरने पे बैठ गए शांतिपूर्वक, 4 दिन 10 दिन कुछ भी ना हो, लेकिन बैठे हुए हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी उठ के चले गए, ठीक। इनका जो विचार था, ठीक, इनका जो विचार था वो पश्चिमी विचारधारा से ये लोग प्रभावित थे कि बिना अहिंसा किए हुए अपने उस समय के कार्यों को मनवाना जो था इनका प्रथम चरण का लक्ष्य था, ठीक। बात कर लेते हैं द्वितीय चरण की, ठीक। किसकी बात करेंगे? द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण कब से कब तक था? 1905 से 1919, ठीक। कब से कब तक था? 1905 से 1919। इसमें क्या हुआ, द्वितीय चरण में यह हुआ कि इस समय कांग्रेस जो थी वो पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी थी। इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया द्वितीय चरण में, कांग्रेस का जो लक्ष्य था, इसका उद्देश्य था कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए इसका प्रयोग, ठीक, इसका प्रयोग शुरू हो गया था। इसका जो लक्ष्य था, ठीक, स्वराज को प्राप्त करना था, लेकिन पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए नहीं था। इनका मानना था कि हमें कुछ ना कुछ, ठीक, स्वतंत्रताएं हमारे कार्यों में दिया जाए, ठीक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इन सारे चीजों पे ये लोग बैठ करके विकास के लिए ये लोग चर्चा परिचर्चा स्टार्ट कर दिए थे, ठीक। इनका जो उद्देश्य था, इनका जो कांग्रेस का जो लक्ष्य था वो स्वराज की प्राप्ति करना रखा गया। किसका था? स्वराज की प्राप्ति करना। बात कर लेते हैं तृतीय चरण की। तृतीय चरण कब से कब तक था? 1919 से 47 तक, ठीक, समझ गए। इस समय कांग्रेस जो थी पूरी तरीके से परिपक्व थी। तृतीय चरण को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? गांधीवादी युग से,
ठीक, इसको हम किस तरह से जानते हैं, किस नाम से, गांधीवादी युग से नाम से जानते हैं, गांधी युग के नाम से है, इसको हम तृतीय चरण को भी जानते हैं। इसका जो लक्ष्य था, क्योंकि कांग्रेस इस समय पूरी तरीके से ये क्या हो चुकी थी, परिपक्व हो चुकी थी, और इसने अपना एक लक्ष्य बनाया था, एक गोल बनाया था कि अब हम अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज की मांग रखते हैं। ठीक, मतलब हम पूरी तरीके से भारत से अंग्रेजों को निकालने की हम ये लक्ष्य रखते हैं। इसी में से कुछ स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी वीर लोग भी इसी में सम्मिलित हो गए। ठीक, इनका जो प्रमुख कारण था कि अपने देश को संवैधानिक तरीके से अपने हिसाब से चलाने का प्रावधान इनका तृतीय चरण के अंतर्गत इसको रखा गया। तृतीय चरण में ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित किया गया और ये माना गया कि अब से भारत की सरकार ही भारत के शासन प्रशासन की जिम्मेदारी इन्हीं को सौंपी जाएगी। ठीक, तो ये थे भारत के स्वतंत्रता संग्राम को समझने के लिए 3 प्रमुख चरण थे जिनका अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। प्रथम चरण में क्या हुआ, प्रथम चरण में कोई उद्देश्य नहीं था, इसका बुद्धिजीवी विचारधारा बुद्धिजीवी विचारधारा के लोग प्रथम चरण का नेतृत्व किए थे। द्वितीय चरण में क्या हुआ, द्वितीय चरण में यह हुआ कि इन लोगों ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक, इन सब पे चर्चा करने के लिए इनको थोड़ी सी आज़ादी मिली और इनका जो लक्ष्य था स्वराज की प्राप्ति करना था। लेकिन बात कर ले तृतीय चरण की, तो तृतीय चरण में इन्होंने अपना पूर्ण स्वराज लक्ष्य निर्धारित किया था। ये तो था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समझने के लिए हमने इनको 3 भागों में बांट करके समझा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जो भारत की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन स्टार्ट हुए थे वो बंगाल से स्टार्ट हुए थे। तो हम बात कर लेते हैं बंगाल में राजनीतिक संगठन के बारे में कि कौन कौन से संगठन हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई, या भारत के समाज के लोगों के लिए उनके दिमाग में चेतना जागृत करने के लिए जो एक मुख्य धारा के रूप में लाने के लिए इन लोगों का जो लक्ष्य रखा, हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आइए बात कर लेते हैं बंगाल में राजनीतिक संगठन के बारे में। किसके, बंगाल में राजनीतिक संगठन के बारे में बात करेंगे कि बंगाल में कौन कौन से राजनीतिक संगठन उस समय उभरे थे। ठीक है, बंगाल के राजनीतिक संगठन अगर हम बंगाल की बात करें और राजा राम मोहन राय की ना बात करें तो ये बहुत बड़ी गलत बात होगी। ठीक, राजा राम मोहन राय ने ही सबसे पहले वहां की राजनीतिक चेतना सबके दिमाग में उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय। इन्होंने क्या किया, 1828 में विद्या चर्चा नामक एक संगठन का गठन किया। इनके जो अनुयायी लोग थे, इनको जो मानने वाले लोग थे, वो 1836 में बंग भाषा प्रकाशन सभा का गठन किया। इसका जो एक उद्देश्य था, किसका, बंग भाषा प्रकाशक सभा का एक उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य ये था कि जो सरकारी क्रियाकलापें, ठीक, जो गवर्नमेंट की तरफ से क्रियाकलापें हो रही हैं उनकी समीक्षा करना और उनमें सुधार करना, और सुधार करने के लिए उस समय वहां के गवर्नर को प्रार्थना पत्र भेजना इनका प्रमुख कार्य था। किसका प्रमुख कार्य था, बंग भाषा प्रकाशन सभा का ये सारी चीजें प्रमुख कार्य थे। अच्छा, अगर बंगाल की बात हो और हेनरी विवियन डेरोजियो की बात ना हो तो ये भी गलत बात है, क्योंकि उन्होंने भी राष्ट्रीय जागरण में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हेनरी विवियन डेरोजियो ने एक समाचार पत्र निकाला था, उस समाचार पत्र का नाम था द ईस्ट इंडियन। क्या नाम था, द ईस्ट इंडियन। इन्होंने इसी के माध्यम से समाज में सुधार करने का कार्य किया। ठीक है, इतना नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि भूल जाएंगे आप लोग। ठीक, आइए बात करते हैं राजा राम मोहन राय की। ठीक, पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। ठीक, राजा
राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने 1828 में एक विद्या चर्चा का गठन किया। ठीक, क्या किया? गठन किया। बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या करते हैं? राजा राम मोहन राय के अनुयायी राजा राम मोहन राय के अनुयायी राजा राम मोहन राय के अनुयायी 1836 में, कब? 1836 में 1836 में बंग भाषा प्रकाशन, क्या? बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना की गई। इसका लक्ष्य जो रखा गया, ठीक, इसका जो लक्ष्य रखा गया, इसका लक्ष्य सरकारी क्रियाकलापों ठीक, इसका जो लक्ष्य रखा गया सरकारी क्रियाकलापों की समीक्षा में, सरकारी क्रियाकलापों की समीक्षा करना और उनमें सुधार का सुझाव देना। ठीक, अब बात कर लेते हैं हेनरी विवियन डेरोजियो की। किसकी? हेनरी विवियन डेरोजियो की। हेनरी विवियन डेरोजियो, इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, समझ गए? इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला। क्या? इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला। इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला। क्या नाम था उसका? द इंडियन। क्या नाम था? द ईस्ट इंडियन। द ईस्ट इंडियन। इसी के माध्यम से प्रचार प्रसार किया। ठीक है, इसी के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया।
समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें आपसे, आपके एग्जाम में इतने में से कौन से किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना कब किया गया था। तो 1836 में किया गया था। बंग भाषा प्रकाशन सभा का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि सरकारी क्रियाकलापों की समीक्षा करना और उसके बाद इसको उनके सुधारों के लिए इसमें अवगत कराना। ये इतना आपके एग्जाम के बेस से इसमें से भी एक क्वेश्चन बनेगा। द ईस्ट इंडियन समाचार पत्र किसने निकाला था। तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने निकाला था। इन्होंने निकाला था, हेनरी विवियन डेरोजियो ने। ठीक है, हो गया होगा, नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिए, मिटा दिया जाए, मिटा करके आगे बढ़ा जाए। ओके, चलिए आइए देखते हैं आगे। चलो पहले जो बंगाल था वो कलकत्ता प्रांत, जो कलकत्ता था वो भी बंगाल प्रांत के ही अंतर्गत आता था। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से राजनीतिक संगठन पहली बार स्वतंत्रता संग्राम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। तो हम उन्हीं स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में महत्वपूर्ण जो भूमिका जिन पार्टियों ने निभाई थी, जो संगठन बनाए गए थे, हम उन्हीं की बात करने जा रहे। उन्हीं में से जो पहली संस्था थी जिसका नाम था लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक, क्या नाम था? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसी को हम जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं? लैंड होल्डर्स सोसाइटी को हम इसी को जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जानते थे। ठीक, इसकी स्थापना कहाँ हुई, ये चीज़ हमें याद रखना है। कहाँ पे ये स्थापित किया गया, ये चीज़ याद रखना है। इसके संस्थापक कौन थे, ये चीज़ याद रखना है। और इस संगठन का गठित करने का कौन कौन से उद्देश्य थे, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। देखो, लैंड होल्डर्स सोसाइटी को गठित करने का जो प्रमुख उद्देश्य था, इसका मतलब ये था कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी ये भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। इसके पहले कोई भी राजनीतिक संस्था नहीं थी। छोटे छोटे समूह थे, छोटे छोटे संगठन थे, जिसका कोई इतिहास में उद्देश्य नहीं था। अपने स्वार्थ के लिए वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे बना बना के। लेकिन लैंड होल्डर सोसाइटी ये पहली भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था है, जिसका उद्देश्य था कि शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक विचारों का उद्देश्य। ठीक, मतलब ये कह सकते हैं कि जो शिकायतों को डट करने के लिए, ठीक, शिकायतों को करने के लिए या शिकायतों को दूर करने के लिए, ठीक, शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग करके स्वतंत्रता, ठीक, संवैधानिक उपचारों का प्रयोग करके उनके हकों की रक्षा करना ही इस एसोसिएशन का उद्देश्य था। ठीक, जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, इसका भी एक कार्य था। ये लोग क्या करते थे, इंग्लैंड की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी जो थी, उसको भी ये लोग लैंड होल्डर सोसाइटी के जो लोग थे उनका भी समर्थन करते थे, उनका भी सहयोग करते थे। तो लैंड होल्डर सोसाइटी का ये कुल प्रमुख उद्देश्य था। उद्देश्य नहीं समझ में आया, एक बार फिर समझिए। इसका उद्देश्य ये था कि यहाँ के जो लोग थे, ठीक, यहाँ के जो लोग थे उनके साथ हो रहे शोषण,
ठीक, उनके साथ हो रहे अत्याचार को दूर करने के लिए कानूनी तरीके से, ठीक, उनके विचारों को, ठीक, कानूनी तरीके से उनके विचारों को अधिकारियों तक पहुंचाना और उनमें, ठीक, अधिकारियों तक पहुंचाना और उनमें संशोधन करा करके लोगों की समस्याओं को कम करना, ये लैंड होल्डर सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य था। चलिए आइए बात कर लेते हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक, लैंड होल्डर सोसाइटी अब या जमींदारी एसोसिएशन, ठीक, या एसोसिएशन, ठीक, इसी को हम लोग लैंड होल्डर सोसाइटी को ही जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। अब किसी चीज को जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसकी स्थापना, ठीक, किसके बात करेंगे, स्थापना की, ठीक, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1838 को किया गया था। अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कहाँ पे किया गया है, ये भी बात आती है। इसकी स्थापना स्थान की बात करें, कहाँ है, कलकत्ता में, कहाँ पे, कलकत्ता में। अब बात कर लेते हैं कि इसको स्थापित करने वाले कौन थे, जिनका कहा जाता है संस्थापक, ठीक, इसको स्थापित करने वाले संस्थापक का नाम क्या था, लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक का नाम क्या था, द्वारिकानाथ टैगोर। द्वारिकानाथ टैगोर एवं अन्य जमींदार, स्थान हो गया, स्थापना हो गया, स्थान हो गया, संस्थापक हो गया। अब सचिव की बात कर लेते हैं, किसकी, सचिव। सचिव का क्या नाम था, प्रसन्न कुमार ठाकुर, प्रसन्न कुमार ठाकुर। ये क्या थे, ये लैंड होल्डर सोसाइटी के सचिव थे। अब बात करते हैं, क्या बचेगा, उद्देश्य की बात कर लेते हैं। चलिए आइए उद्देश्य की बात करते हैं। इनके उद्देश्य में हम क्या लिखेंगे भाई, इसको गठित लैंड होल्डर सोसाइटी को गठित करने का कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा, तो आइए हम उसी की बात करते हैं। ये भारत की प्रथम भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। ये भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। इसने, ठीक, ये भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। इसने शिकायतों को दूर करने के लिए
लिए संवैधानिक तरीके से समस्या का समाधान निकालना। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के दूर करने के लिए संवैधानिक तरीके से का हल निकालना। ठीक है, ये इतना हो गया, बस इसके उद्देश्य में इतना ही लिखिएगा। अभी बताते हैं कि इसमें क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे जाएंगे। चलिए आइए बात कर लेते हैं। बंगाल में ही दूसरे जो संगठन को स्थापित किया गया था उसका नाम था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। देखो, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन ने किया था बंगाल में। ठीक, इसका उद्देश्य था कि जो यहाँ के रहने वाले जो भारतीय किसान हैं इनको वास्तविक दशा से अवगत कराना और जमींदारी जो एक प्रथा चल रही थी इसकी आलोचना करना, जनता की उन्नति के लिए न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए शांतिमय और कानूनी तरीके से इसका प्रयोग करना ही बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन का लक्ष्य था। अगर हम इसको सरल शब्दों में समझे तो बात ऐसे कर लेते हैं कि बंगाल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी जो थी इसको गठित करने का एक उद्देश्य था। इसका वो उद्देश्य था कि जो यहाँ के रहने वाले जो किसान थे इनको वास्तविक दशा कि हमारे साथ कितना शोषण हो रहा है, हमारे साथ कितना गलत किया जा रहा है, इसी से अवगत कराने के लिए इन्होंने बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को गठित किया गया। उस समय जमींदारी जो प्रथा चल रही थी, किसानों को अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा उनका शोषण किया जा रहा था। उसी जो शोषण हो रहा है उसको नहीं जान पाते थे किसान लोग, इसीलिए ये लोग घूम घूम करके इस सारी चीज़ों का ये लोग प्रचार प्रसार करते थे। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1843 को। स्थान जब बंगाल है तो खुद ही बंगाल में हुआ होगा। ठीक, बंगाल। ठीक, ये हो गया। आइए बात कर लेते हैं इसके संस्थापक की। संस्थापक कौन थे? जॉर्ज थॉमसन। कौन थे? जॉर्ज थॉमसन। और सचिव, क्या नाम था? सचिव प्यारी चंद्र मित्र। अब बात करते हैं उद्देश्य की। किसानों को वास्तविक, ठीक, इधर तो जगह बचे नहीं है। किसानों को वास्तविक दशा से अवगत कराना और जमींदारी प्रथा
की आलोचना करना, आलोचना करना इसका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य था। आइए देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे। चलिए, लैंड होल्डर सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुआ था? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुआ था। कहां पे हुआ था? दूसरा क्वेश्चन बनेगा कलकत्ता में। तीसरा क्वेश्चन बनेगा लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? द्वारिकानाथ टैगोर थे और कई सारे जमींदार इसके साथ और जुड़े हुए थे। ठीक, लैंड होल्डर सोसाइटी के सचिव का क्या नाम था? प्रसन्न कुमार ठाकुर। ठीक, उद्देश्य नहीं पूछेगा इसका, बस इसमें इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक, या अलग तरीके से पूछ लिया जाएगा कि भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। क्या? भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था का नाम क्या था? तो लैंड होल्डर सोसाइटी। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन आपको इस लैंड होल्डर सोसाइटी से बनेगा। छठा क्वेश्चन, इसी को जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कौन सा बनेगा? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक का क्या नाम था? जॉर्ज थॉमसन। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1843 में। कहां पे किया गया था? बंगाल में। इसके सचिव कौन थे? प्यारी चंद्र मित्र। उद्देश्य क्या था इसका? किसानों के वास्तविक स्वरूप की वास्तविक दशा, ठीक, किसानों को वास्तविक दशा के बारे में उनको अवगत कराना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।